नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशंस में आपका स्वागत है। आज एक कॉन्जिक्यूटिवली कंटिन्यूअसली 13th सेशन है, हमारा 13वां सेशन है। जो भी स्टूडेंट्स पहले से फॉलोअप करते हुए आ रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, आर्टिकल को पढ़ें अच्छे से, और फिर उस आर्टिकल को चूँकि स्क्रीन पे दिखाई भी देता है तो या तो अगर आपके पास दूसरा कंप्यूटर है तो आप फ़ोन में देख सकते हैं, या फिर आप एक बार पहले पढ़ लें चूँकि आर्टिकल एक बार स्वयं से, उसके बाद आर्टिकल रेगुलर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अगर समझ रहे हैं और रीडिंग में सिंस आप लोग बिल्कुल नए हैं, तो चूँकि रीडिंग स्किल्स आप अपनी नई डेवलप कर रहे हैं, तो आपके साथ स्थिति ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को 2 या 3 बार पढ़कर ही समझ पाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप एक आर्टिकल को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ें, फिर उसको गौर से 1 या 2 बार देखें कि किस तरीके से रीडिंग फ्लो करती है। शुरुआत में जब आप रीड कर रहे हैं तो स्पीड के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करें। 3-4 महीने बिल्कुल स्लोली आप रीड करते चले जाएं। स्पीड इज़ बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पीड वक्त के साथ बनाई जाती है, एकदम से आप स्पीड नहीं कर सकते। अगर आप व्हीकल भी आप ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल धीरे से शुरुआत होती है, देन इट पिक्स अप द स्पीड। ठीक है, बाकी एनालॉजी हो सकता है आप किसी भी एनालॉजी से एग्री करें, डिसएग्री करें, बट सिचुएशन यही है कि आप शुरुआत में स्लो रखें, स्पीड अपने आप बिल्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें एंड दैट इज़ द की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ से अपने आर्टिकल की। आर्टिकल की शुरुआत करें उससे पहले एज यूजुअल जो मैसेज होता है शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें एंड अपने साथियों को इसको सेंड भी करें, साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। खासकर वो स्टूडेंट्स जो क्लैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ के, अगर आपके कोई भाई बंद है छोटे जो हिंदी मीडियम है लेकिन क्लैट में, चूँकि क्लैट में पूरा का पूरा रीडिंग सेक्शन है एक, जिसमें 5 पैसेजेस आते हैं, 25 क्वेश्चंस जो हैं मिनिमम, आई थिंक या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30-35 जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके रीडिंग सेक्शन से ही आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। सो शेयर इट विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। सो लेट्स स्टार्ट the article. Again, today's article is from philosophy, so let's do it. The objectivity and judgment. There are 2 things which you need to understand. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वैसे कर्ता कर्म के तौर पे हम जानते हैं ग्रामर में, लेकिन साइकोलॉजी में और फिलोसॉफी में ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव रियलिटी दोनों अलग टर्म हैं। और अगर मैं लॉजिक की भी बात करूं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टर्म आपके सामने आती हैं। सब्जेक्टिव वो होता है जहां पे यू परसीव थिंग्स एज पर योर थॉट्स, यू डोंट सी थिंग्स एज इट इज़। जो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये मैं कहूँ तो इसको कह सकते हैं व्यक्तिपरक, अगर हिंदी में मैं बोलूँ इसको, तो ये व्यक्तिगत जो राय रखता है किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव वो होता है व्हेन यू लुक एट थिंग्स एज दे आर, जब चीज़ों के तरफ आप वैसे देखते हैं जैसे कि वो है, उसमें आपका अपना कोई विचार नहीं होता। तो सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी उसको कहा जाता है, दैट इज़ वस्तुनिष्ठ भी कह सकते हैं। तो खासकर जो स्टूडेंट्स रीजनिंग प्रिपरेशंस करते होते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, लेट मी वार्न यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन टर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको कभी भी सब्जेक्टिव हो के किसी चीज़ को नहीं पढ़ना, आपको अपनी थॉट्स को अलग रखना होता है जो बचपन से आपकी कंडीशनिंग हुई होती है, एंड आपको ऑब्जेक्टिव होकर उस वस्तु को पढ़ना है कि एक किसी दूसरे व्यक्ति की राय है, तो लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज एंड व्हाट शी सेज, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी राय होगी XYZ, उसको एक बार मैं लेट मी पुट असाइड एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट थिंग। वो या जो भी चीज़ है, वस्तु है, व्यक्ति है, कोई विचार है, कोई राय है, तो आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। सो ये 2 टर्म मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल आइडियलिस्ट कंसेप्शन, आइडियलिस्ट कंसेप्शन होता है जो आदर्शवादी जो विचार होता है ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मचेतना का। कैंट्स आर्ग्यूमेंट, तो आत्मचेतना होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कैंट्स आर्ग्यूमेंट, कैंट का जो आर्ग्यूमेंट है, एटलीस्ट 1 सेंट्रल थ्रेड ऑफ इट, कम से कम एक जो उसका सेंट्रल थ्रेड यानी जो मूल विचार है, सेंट्रल थ्रेड मूल विचार को कहते हैं, मूव्स थ्रू 2 मोर कंडीशंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो आपका 2 जो कंडीशंस हैं, 2 और कंडीशंस है जिनके सेल्फ कॉन्शियसनेस की, जिसके थ्रू ही गुजरता है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी, वस्तुनिष्ठ सत्यापन करने के लिए ऑफ कैटेगरीज।
तो कैटेगरीज का वस्तुनिष्ठ सत्यापन करने के लिए उसने कहा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस दो और स्थितियां हैं जिनके थ्रू गुजरता है। आत्मचेतना होती है कि आप कितना शिद्दत से चीज़ों को फील करते हैं, आप कितना चीज़ों आसपास की माहौल को लेके, स्वयं को लेके कितना कॉन्शियस हैं। कॉन्शियसनेस इज अ वेरी गुड, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एक पत्थर में और मनुष्य में क्या फ़र्क है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेतना पत्थर में भी और चेतना मनुष्य में भी है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड को के साथ इंटरेक्शन करने का जो गुण है, बाहरी दुनिया के साथ जो कॉन्शियस होकर जो उसके चीज़ को, उस दूसरी चीज़ों को महसूस करने की जो स्थिति है वो पत्थर में नहीं है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि पत्थर अगर मान लीजिए अगर आपको देख रहा है तो पत्थर के जो सब एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल है उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो, लेकिन मनुष्य की जो सोच और जो चेतना है उस पर बाहरी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है थ्रू हम जो हम परसीव करते हैं बाहर के जो मैसेज हमारी इंद्रियों के थ्रू, उसके थ्रू। बट इन एनी वे सिंस वी आर ससेप्टिबल, चूँकि हम हमारे ऊपर असर हो सकता है बाहर की चीज़ों का, तो ऑब्वियसली जो चेतना है उसकी दो कैटेगरीज और फर्दर ये बात करना चाह रहा है। द न्यू कंडीशन इज दैट, एक नई शर्त ये है, इज दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस रिक्वायर्स मी टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। तो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की ये है कि कंडीशन ये है कि मेरे को बाहर की दुनिया की ऑब्जेक्टिव रियलिटी का पता होना चाहिए, जो मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी, जैसा चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ, मेरा क्या विचार है उन चीज़ों के बारे में, उससे अलग हो। दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई थॉट्स, और वो क्या है, मेरे विचारों से अलग हो अबाउट एंड सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया की जो वस्तुएं हैं उसके प्रति मेरा जो सेंसेशन है, जो मैं जो सेंसिटिव हो जाता हूँ उसको लेके, उससे बिल्कुल डिफरेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर किसी चीज़ की है, ऑब्जेक्टिविटी से देखना है, तो पहली शर्त तो ये है कि अगर आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी का पता होना चाहिए, जो कि आपके अपने विचार से अलग है। Kant uses this connection between self-consciousness and objectivity। तो कैंट जो है वो इस कनेक्शन का प्रयोग करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच एंड ऑब्जेक्टिविटी के बीच टू इंसर्ट द कैटेगरीज इनटू द आर्गुमेंट। अपने आर्गुमेंट में इन कैटेगरीज को इंसर्ट करने के, इसमें घुसेड़ने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस और ऑब्जेक्टिविटी का। तो ये कैंट का कोई थ्योरी है, उस पर ये सामने वाला एनालिसिस कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कैंट सेल्फ कॉन्शियसनेस का जब बात रखता है तो वो क्या करता है, कॉन्शियसनेस और ऑब्जेक्टिविटी का के बीच की जो कनेक्शन है उसका आर्गुमेंट हमें देता है। और उसके बाद अगला जो वर्ड आता है, बट इफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एन अचीवमेंट ऑफ द माइंड। अगर आत्मचेतना अगर दिमाग की अचीवमेंट है, यानी दिमाग की सफलता है, प्राप्ति है, देन हाउ डज द माइंड अचीव दिस सेंस। तो फिर दिमाग इस सेंस को कैसे अचीव करता है, पाता है। दैट इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द आई दैट परसीव्स एंड द कंटेंट्स ऑफ इट्स परसेप्शन। तो ये कहना चाह रहा है कि चलो ठीक है, अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस अचीवमेंट दिमाग की है तो फिर दिमाग इस चीज़ को कैसे अचीव करता है, इस सेंस को कैसे अचीव करता है कि एक फ़र्क होता है किस चीज़ के बीच में। एक तो मैं स्वयं, आई का मतलब है स्वयं, जो चीज़ों को देखता है, एंड जो परसेप्शन का कंटेंट है। उसके बाद पहले तो वो परसीव करता है, एहसास करता है, फिर एहसास का जो कंटेंट है, यानी एहसास को क्या लगा, उसके बीच में फर्क कैसे करता है अकॉर्डिंग टू कैंट। तो कैंट के अनुसार द माइंड अचीव्स दिस बाय डिस्टिंग्विशिंग रिप्रेजेंटेशंस दैट नेसेसरीली बिलोंग टुगेदर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशंस दैट आर नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड बट आर मियरली एसोसिएटेड इन अ कॉग्निटिव वे। तो ये कह रहा है कि कैंट माइंड इस डिस्टिंक्शन को, इस फर्क को कैसे अचीव करता है, वो फर्क करता है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। वैसे डिस्टिंग्विश बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। डिस्टिंग्विश का मतलब फर्क करना होता है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब काफ़ी फेमस को भी हम डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं, फर्क किया हुआ है, लोगों से अलग दिखाई देता है। रिप्रेजेंटेशंस, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको दैट नेसेसरीली बिलोंग टुगेदर, जो वास्तव में तो एक साथ बिलोंग करते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशंस दैट आर नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड बट आर मियरली एसोसिएटेड इन कॉग्निजेंट कंटिंजेंट वे। कंटिंजेंट वे में जुड़े होते हैं। कंटिंजेंट का अर्थ एक तो होता है कि आप सैन्य सहायता किसी को भेजते हैं, और एक कंटिंजेंट होता है प्रासंगिक। क्या होता है?
प्रासंगिक वे। तो कोई ना कोई प्रासंगिकता होती है। तो ये कह रहा है कि आपस में कोई ना कोई प्रासंगिकता होती है, उसकी वजह से दिमाग जो है उसमें फ़र्क कर लेता है। कंसिडर कैंट्स एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन ऑफ हाउस, कि कंसिडर एक एग्जाम्पल देते हैं परसेप्शन का, एक घर का। इमेजिन अ हाउस दैट इज़ टू लार्ज टू फिट इनटू योर विजुअल फील्ड, कि एक ऐसा घर है जो आपके दृश्य के बीच नहीं आ सकता, यानी आपकी दृष्टि में नहीं समा सकता, थोड़ा बड़ा है। फ्रॉम वांटेज पॉइंट, वांटेज पॉइंट वो होता है जहाँ से आप किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसको वांटेज पॉइंट कहते हैं, ईडीएम के तौर पे कई बार आ जाता है। नियर इट्स फ्रंट डोर, इट्स इस फ्रंट डोर के सामने। तो जब आप फ्रंट डोर के सामने खड़े होते हैं तो आपको फ्रंट दिखाई देता, बैक नहीं दिखाई देता। नाउ इमेजिन दैट यू वॉक अराउंड द हाउस, जब आप घर के भीतर घूमते हैं, सक्सेसिवली परसीविंग, और स्ने आप परसीव कर देते थे ईच ऑफ इट्स साइड। तो अब जैसे जैसे उसमें घुसते हैं, जाते हैं अंदर, तो आपको हर साइड उसकी को आप महसूस करते हैं। इवेंचुअली यू परसीव द एंटायर हाउस, आप अंत में पूरे घर को महसूस कर लेते हैं, बट नॉट ऑल एट वंस, लेकिन तुरंत महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा था। पहले ये कहा था कि चलो ठीक है, दिमाग की अचीवमेंट है आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो चीज़ वो देख रहा है और चीज़ के जो चीज़ को महसूस कर रहा है, उसका जो परसेप्शन है, और उस परसेप्शन के घटक तत्वों को कैसे महसूस करता है, उसमें क्या फ़र्क है। तो वो फिर कैंट कहते हैं कि हो सकता है चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, विच आर नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड, हो सकता है वो वास्तव में उससे कनेक्टेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर घर के सामने खड़ा है तो वो पूरे घर के सामने खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो भीतर जाएगा वैसे वैसे उसकी साइड्स का उसको परसेप्शन होगा। इमीडिएट तो पूरे घर का परसेप्शन नहीं होगा ना, तो जो उसकी विजुअल दृष्टि में जो आता है वही उसी को परसीव करता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, चेतना उन चीज़ों के प्रति हमारी बढ़ती चली जाती है जिसको हमारी चेतना में समाती चली जाती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये एक स्टूडेंट के लिए कहाँ तक महत्वपूर्ण है। मैं एक स्टूडेंट को जब मैं कहता हूँ कि आप स्टडी करिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आप स्टडी करते समय बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को एक एक बार में स्टडी करते चले जाइए। आपके लिए कोर्स जो है वो एक आप पूरे समग्र रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें घटक तत्व भी हैं। आप एक पूरे को एक साथ परसीव नहीं कर सकते, लेकिन उसके 1 बाय 1 उसके एक एक एलिमेंट को अगर आप देखते चले जाते हैं तो एट वंस तो आप परसीव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप यू वॉक इनटू दैट सिलेबस, आप हर चीज़ को परसीव करते चले जाते हैं। एंड यू जज दैट ईच ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइड्स, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है साइड्स का ऑफ द हाउस नेसेसरीली बिलोंग टुगेदर, कि जरूरी है कि वो एक ही नेसेसरीली एक साथ जुड़े हुए हैं, द साइड्स ऑफ वन हाउस, एंड दैट एनीवन हु डिनाइड दिस वुड बी मिस्टेकन। और आपको तो दिख रहा है कि आपस में जुड़े हुए, लेकिन हर कोई अगर उसको कहता है कि नहीं जुड़े हुए, तो वो आपको लगेगा कि ये गलत समझ रहा है। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म रूप से सचेत होने के लिए, आई कैनॉट बी होली एब्जॉर्ब्ड एट द कंटेंट्स ऑफ माई परसेप्शन, मैं पूर्ण रूप से जो कंटेंट्स है मेरे परसेप्शन के, मेरे जो एहसास के जो घटक तत्व हैं उनमें मैं एब्जॉर्ब इन, फ्रेजल वर्ब होता है, एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है बिल्कुल आप क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होना बिल्कुल किसी चीज़ पे। एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़ भी आता है कई बार, तो आप किसी चीज़ में पूर्ण रूप से घुसे हुए होते हैं उसमें, तो उसमें आप कंटेंट्स और परसेप्शन में नहीं घुसे हुए सकते, बट मस्ट डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने स्वयं के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में आपको अलग अलग करके देखना होता है कि ये मैं हूँ और ये बाकी भारी दुनिया मैं नहीं। ज़्यादातर लोग इसको नहीं परसीव कर पाते, उनको लगता है कि हम इस दुनिया का ही हिस्सा हैं, लेकिन आप दुनिया का हिस्सा तो हैं, मैं मानता हूँ, जैसे घर की हर दीवार घर का हिस्सा है, लेकिन हर साइड का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी है। तो जब आप परसेप्शन की बात आती है तो आप सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए आपको एक बार पूरा ध्यान स्वयं पर लेकर आना होता है, जहाँ पे आप बाकी दुनिया को हटाते हैं एक बार साइड में। बट नाउ इमेजिन दैट यू आर ग्रू अप इन अ हाउस एंड एसोसिएट अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया विद इट। अगर आप एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जिससे आपकी नॉस्टैल्जिया यानी होम सिकनेस, आपकी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, यू वुड नॉट जज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस हाउस आर नेसेसरीली कनेक्टेड विद द फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया। लेकिन आप ये जो हाउस है इसके रिप्रेजेंटेशन के को आप जज नहीं करेंगे
यू वुड नॉट जज, आप जज नहीं करेंगे दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हाउस, इस हाउस के जो भी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो भी इसके घटक तत्व हैं, आर नेसेसरीली कनेक्टेड, कि वो आपस में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं विद फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, आपकी नॉस्टैल्जिया की, होम सिकनेस की फीलिंग से। दैट इज यू वुड नॉट थिंक, आप ये नहीं सोचेंगे दैट अदर पीपल सीइंग द हाउस फॉर फर्स्ट टाइम वुड बी मिस्टेकन, अगर जो घर को पहली बार देख रहे हैं वो गलती करेंगे। इफ़ दे डिनाइड, अगर उन्होंने मना कर दिया, इट इज़ कनेक्टेड विद नॉस्टैल्जिया, कि ये आपके नॉस्टैल्जिया से कनेक्टेड है, बिकॉज यू रिकग्नाइज दैट द हाउस इज़ कनेक्टेड विद नॉस्टैल्जिया फॉर यू बट नॉट नेसेसरीली फॉर एवरीवन। तो आप इस चीज़ को मानेंगे कि ये घर जो है ये नॉस्टैल्जिया की वजह से आपसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी दूसरों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो पूरा है, ये जो मम्बो जम्बो है, ये जो कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज़ से आप जुड़े हुए होते हैं, तो आप ये बात तो ज़रूर मानेंगे कि आप उससे नॉस्टैल्जिया की वजह से, आपका जो लगाव, आपकी जो यादें हैं उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे लोगों के मामले में ये केस ऐसा नहीं है। येट यू डिस्टिंग्विश दिस मियरली सब्जेक्टिव कनेक्शन, फिर भी आप इसको सब्जेक्टिव कनेक्शन मानते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव कनेक्शन बिटवीन साइड्स ऑफ द हाउस, which is objective because the sides of the house necessarily belong together in that object. Because of this, connection holds for everyone universally because it is possible to be mistaken about it. तो चूंकि आप जब होते हैं, आप अपने घर में होते हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं सब्जेक्टिवली देख रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि इट इज़ पॉसिबल टू मिस्टेकन अबाउट इट, कि दूसरा इसके बारे में हो सकता है मिस्टेकन हो। अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है, द पॉइंट हियर इज़ नॉट वी मस्ट सक्सेसफुली आइडेंटिफाई, पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि हमें सफलतापूर्वक पहचानना चाहिए विच रिप्रेजेंटेशंस, कौन से रिप्रेजेंटेशंस नेसेसरीली बिलोंग, जो ज़रूरी है बिलोंग करते हैं टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पहचानना होता है, पॉइंट ये नहीं है कि हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि कौन से रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वास्तविकता के, या वास्तविकता के जो पहलू हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, विच आर मियरली एसोसिएटेड कंटिजेंटली, हो सकता है वो प्रासंगिकता की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, बट रादर टू बी सेल्फ कॉन्शियसनेस वी मस्ट एटलीस्ट मेक दिस जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड मियरली सब्जेक्टिव कनेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस। तो अब आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि आप किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं तो आपको ये फ़र्क पता लगना चाहिए कि इस किसी भी चीज़ को जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सब्जेक्टिव कनेक्शन की वजह से कर रहा हूँ या ऑब्जेक्टिव कनेक्शन। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा, सब्जेक्टिव मतलब जो आपके एहसास, आपके विचारों के अनुसार उससे जुड़े हुए होते हैं, और ऑब्जेक्टिव आपके एहसास उससे डिसकनेक्टेड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है मेरे इंडिविजुअल लेवल पे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, एटलीस्ट इन द सेकेंड एडिशन टेक्स्ट, कैंट इंट्रोड्यूसेस द की क्लेम, मुख्य दावा वो जो है वो प्रस्तुत करते हैं, दैट जजमेंट इज व्हाट अनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्टिव कनेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस दैट आर नेसेसरीली बिलोंग टुगेदर। तो ये कहना चाह रहा है कि कैंट ये कहना चाह रहे हैं कि जजमेंट क्या होता है जो हमें समर्थ बनाता है ये फ़र्क करने में ऑब्जेक्टिव कनेक्शंस जो हैं, वस्तुनिष्ठ जो जुड़ाव हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, जो पहलू हैं दैट नेसेसरीली बिलोंग टुगेदर, वो ज़रूर एक साथ होते हैं फ्रॉम मियरली सब्जेक्टिव एंड कंटिजेंट एसोसिएशन, वो प्रासंगिकता की वजह से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कोई भी चीज़ जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो वो प्रासंगिकता की वजह से होती हैं, अदरवाइज उनका अपना इंडिविजुअल एसोसिएशन, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी होता है। Judgment is nothing other than the way to bring given cognitions to the objective unity of perception. Judgment कुछ भी नहीं होता other than, इसके अलावा, the way to bring, एक तरीका है, given cognitions, जो आपको दिए गए जो समझ है या दी गई जो समझ है, टू सब्जेक्टिव यूनिट, ऑब्जेक्टिव यूनिटी ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की जो ऑब्जेक्टिव यूनिटी है उसके साथ उसको एकाग्र करने में। जजमेंट वो होता है जब आप किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्टिव यूनिटी जो है परसेप्शन की, या परसेप्शन का जो अलग रूप है, उसको आप अपने चेतना में ले लेते हैं। दैट इज़ द एम ऑफ द कॉपिला is in them that distinguish the objective unity of given representations from the subjective। तो आपको ये कहना चाह रहा है कि अंत में ऑब्जेक्टिव यूनिटी है
ऑफ गिवन रिप्रेजेंटेशंस की सब्जेक्टिव से आपको फ़र्क करके देखना चाहिए। तो जजमेंट आपका तभी होता है जब आप किसी भी दो चीज़ों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच फ़र्क कर पाएँ। तो बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज इसने यूज़ की है, लेकिन अगर मैं लेमैन के तौर पे आपको बताऊं तो जजमेंट जहाँ भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों के बीच में, सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच में फ़र्क करना आना चाहिए, तभी आप सेल्फ कॉन्शियसनेस या आत्म चेतना को अचीव कर सकते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में सरल भाषा में डिटैचमेंट कहा गया है, निष्काम। तो वहाँ पे आपका कोई अपना कोई किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर दिस बीइंग सो पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आज का जो आर्टिकल है बेसिकली ये फ़िलोसॉफ़ी है। फ़िलोसॉफ़ी जो होती है, जब फ़िलोसोफर्स बात करते हैं तो वो बड़े ही टिपिकल लैंग्वेज में और पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज में बात करते हैं, सब्जेक्ट से एक्सपर्ट के तौर पे। बट एज ए लेमैन, एक साधारण व्यक्ति के तौर पे हमें इनको बिल्कुल अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा डिफ़िकल्ट था आर्टिकल पढ़ने में, बट स्टिल मैंने इसका ओवरव्यू आपको बता दिया है। अब मैं कुछ दिन कुछ सरल आर्टिकल्स आपके लिए लेकर आऊँगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आर्टिकल था। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम सा।